कभी सोचा है कि वेनिला की मीठी खुशबू और दालचीनी की तीखी महक में क्या एक जैसा है? इसका जवाब छिपा है कुछ खास मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहते हैं। आज हम इन्हीं की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। देखिए, वेनिला और दालचीनी, इनकी जानी पहचानी खुशबू के पीछे यही मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें एक खास बात कॉमन है, और वही कॉमन बात हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही अहम परिवार से मिलवाने वाली है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इस कार्बोनिल परिवार से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, ये भी जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, और आखिर में इनकी कुछ सबसे खास केमिकल रिएक्शंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक चीज से जो इन सब में, मतलब हर जगह कॉमन है, और वो है कार्बोनिल समूह। समझिए, यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरा परिवार खड़ा है। तो ये कार्बोनिल समूह आखिर है क्या? देखिए, ये इस परिवार का कह सकते हैं डीएनए है। इसमें होता है एक कार्बन एटम जो एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। बस ये C डबल बॉन्ड O, यही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पूरी केमिस्ट्री की जड़ है। अच्छा, तो इस कार्बोनिल कार्बन से क्या जुड़ा है? बस यही बात एल्डिहाइड और कीटोन के बीच का सारा फर्क तय कर देती है। नियम सीधा है, अगर कार्बोनिल कार्बन से कम एक हाइड्रोजन सीधे सीधे जुड़ा हो तो वो एक एल्डिहाइड है, और अगर दोनों ही तरफ कार्बन चेन्स लगी हों तो बस वो एक कीटोन है ना सिंपल। अगर इसकी बनावट को जरा गौर से देखें तो ये एकदम सपाट या कहिए फ्लैट होती है। केमिस्ट्री की भाषा में इसे हम ट्राइगोनल प्लेना यानी त्रिकोणीय समतलीय कहते हैं। इसका मतलब बस ये है कि जो कार्बन है और उससे जुड़े 3 एटम हैं वो सब एक ही प्लेन पर हैं, और उनके बीच का एंगल करीब करीब 120 डिग्री होता है। और ये जो फ्लैट शेप है ना, ये इनके रिएक्शंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ एक और मज़ेदार बात होती है। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचता है। इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इस खींचतान की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है हल्का सा नेगेटिव चार्ज, और बेचारे कार्बन पर रह जाता है हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज का ये जो बंटवारा है, जिसे हम पोलैरिटी कहते हैं, बस यही इन मॉलिक्यूल्स की सारी रिएक्शंस के पीछे का राज है। ठीक है, तो अब हम इस परिवार से अच्छी तरह मिल चुके हैं, तो चलिए अब इनके सदस्यों के नाम रखना भी सीख लेते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे ही कोई भी नाम नहीं रख दिया जाता, इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। नाम रखने का ये जो IUPAC सिस्टम है ना, ये एक बहुत सीधे साधे पैटर्न पर चलता है। एल्डिहाइड्स के लिए हम क्या करते हैं, जो पेरेंट एल्केन होता है उसके नाम के आखिर से ई हटा के आल लगा देते हैं, और कीटोन्स के लिए हम लगाते हैं ओन। जैसे मीथेन से बन गया मिथेनॉल और प्रोपेन से बन गया प्रोपेनोन, जिसे हम आम भाषा में एसीटोन के नाम से जानते हैं। तो अब हम इन्हें नाम से पहचान तो सकते हैं, पर सवाल ये है कि ये मॉलिक्यूल्स लैब में बनाए कैसे जाते हैं। चलिए ये भी समझते हैं। एल्डिहाइड बनाने का एक बहुत मशहूर तरीका है स्टीफन रिएक्शन। इसमें नाइट्राइल्स नाम के कंपाउंड्स को एल्डिहाइड में बदला जाता है। प्रोसेस सिंपल है, पहले एक बीच का प्रोडक्ट बनता है जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं, और फिर बस पानी के साथ उसका रिएक्शन कराने पर आखिर में हमें हमारा एल्डिहाइड मिल जाता है। और अगर एरोमेटिक कीटोन्स बनाने हो तो उसके लिए फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन एक बहुत ही क्लासिक और काम का रिएक्शन है। इसमें एक एरोमेटिक रिंग, मान लीजिए बेंजीन, पर एक एसाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, और नतीजा होता है एक कीटोन। चलिए अब समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स दूसरे केमिकल्स के साथ बर्ताव कैसे करते हैं, मतलब रिएक्ट कैसे करते हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, इसका सारा राज उसी पोलर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड में ही छिपा हुआ है। इनकी जो सबसे आम सबसे सिग्नेचर रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसे ऐसे समझिए, कार्बोनिल कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो एक चुंबक के पॉजिटिव सिरे जैसा काम करता है। अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच चीज को, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, समझ लीजिए ये चुंबक का नेगेटिव सिरा है, अपनी तरफ खींचेगा और उस पर अटैक करने देगा। बस यही है इनकी सबसे बड़ी कहानी। तो यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए लैब में 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन। कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है? इसके लिए एक बहुत ही शानदार और विजुअल तरीका है, टॉलेंस टेस्ट, जिसे हम प्यार से सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। होता क्या है कि जब एक एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ थोड़ा गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है,
और इस प्रोसेस में रिएजेंट में जो सिल्वर आयंस होते हैं वो शुद्ध चांदी यानी प्योर सिल्वर में बदल जाते हैं, और ये चांदी टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर एक खूबसूरत आईने की तरह जम जाती है। कीटोन्स ये जादू नहीं दिखा पाते। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि कीटोन्स नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं, और यही उनके बीच का सबसे बड़ा केमिकल फर्क है। एक और बहुत ही जरूरी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन टूल है। इसके जरिए छोटे छोटे एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब भी नए मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं ना, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि वो जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी बनावट, मतलब उसका वो फ्लैट शेप और उसकी पोलैरिटी, बस यही वो चाबी है जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हर राज को खोलती है, उनके नाम से लेकर उनके हर रिएक्शन तक। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है। हम ये जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो क्या इनकी इस अनोखी रिएक्टिविटी को, इनके रिएक्शन करने के इस खास अंदाज को हम नई दवाइयाँ या फिर कोई बिल्कुल नए तरह के मटेरियल्स डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक ऐसी दिशा है जो केमिस्ट्री को सीधे सीधे हमारी कभी सोचा है कि सिरके में जो एक तीखापन होता है या नींबू का खट्टापन है, ये सब आता कहाँ से है? या फिर एस्पिरिन जैसी एक आम सी दवा में ऐसा क्या है जो दर्द को कम कर देता है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही केमिकल फैमिली में छिपा है, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाकई हर जगह है, और आज हम इनके काम करने के तरीके को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इनकी बेसिक पहचान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि केमिस्ट इन्हें नाम कैसे देते हैं, ये लैब में बनते कैसे हैं, इनकी केमिकल पर्सनैलिटी कैसी होती है, और आखिर में बात करेंगे कि ये हमारी दुनिया के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है? इसका सारा राज ना इसके स्ट्रक्चर के एक बहुत खास हिस्से में छुपा हुआ है, और ये है वो खास हिस्सा कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसे हम -COOH भी लिखते हैं। अब इसे जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक कार्बन एटम है जो एक तरफ तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरी तरफ एक हाइड्रोक्सिल यानी -OH ग्रुप से जुड़ा है। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल का यही खास कॉम्बिनेशन इस ग्रुप को इसकी सारी अनोखी ताकत देता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इस डायग्राम में एक बहुत ही जरूरी डिटेल छिपी हुई है। ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप ना एकदम चपटा होता है, मतलब प्लेना। ये तीनों एटम, कार्बन और दोनों ऑक्सीजन, एक ही प्लेन पर होते हैं, और इनके बॉन्ड्स के बीच का एंगल करीब करीब 120 डिग्री होता है। और ये जो फ्लैट ज्यामिति है ना, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही तय करती है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा और कैसे रिएक्शन देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया में इन कंपाउंड्स को नाम और पहचान कैसे दी जाती है। देखिए, इनके नाम रखने के ना मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक है कॉमन नेम्स या सामान्य नाम, जो अक्सर इस बात पर रखे जाते हैं कि वो चीज सबसे पहले मिली कहाँ थी, और दूसरा है IUPAC सिस्टम, जो कि केमिस्ट्री की एक तरह से ऑफिशियल भाषा है, जिसके नियम पूरी दुनिया में एक जैसे ही रहते हैं। अब इस टेबल से दोनों सिस्टम्स का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जैसे HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले चीटियों से मिला था, और चीटी को लैटिन में फॉर्मिका कहते हैं। लेकिन IUPAC सिस्टम में क्योंकि इसमें एक कार्बन है, तो इसका नाम मेथेनोइक एसिड हो गया। इसी तरह सिल्के वाला मशहूर एसिटिक एसिड IUPAC की भाषा में एथेनोइक एसिड बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये मॉलिक्यूल्स लैब में बनाए कैसे जाते हैं? इनको बनाने का तरीका क्या है? आइए जानते हैं। वैसे तो इन्हें बनाने के कई तरीके हैं, पर हम 3 सबसे जरूरी तरीकों पर फोकस करेंगे। पहला, प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके, दूसरा नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करके, और तीसरा एक बहुत ही स्मार्ट केमिकल टूल का इस्तेमाल करके, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। पहला तरीका तो बड़ा सीधा साधा है। अगर हम एक प्राइमरी अल्कोहल लें और उसे किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करा दें, तो वो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे भरोसेमंद रिएक्शंस में से एक है। दूसरा तरीका है हाइड्रोलिसिस, जिसका सीधा सा मतलब है पानी की मदद से किसी चीज को तोड़ना।
जब हम नाइट्राइल या अमाइड जैसे कंपाउंड्स को एसिड या बेस की मौजूदगी में पानी के साथ गर्म करते हैं तो उनका -CN या -CONH2 ग्रुप टूटकर -COOH ग्रुप में बदल जाता है और हमें अपना कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। और अब आता है तीसरा और बहुत ही लाजवाब तरीका। इसमें केमिस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से सूखी बर्फ, जो कि असल में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस पर अटैक करवाते हैं। इस तरीके की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इससे हम कार्बन चेन में एक और कार्बन एटम जोड़कर एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये मॉलिक्यूल बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अच्छा, तो अब तक हम जान गए कि ये क्या हैं, कैसे बनते हैं। अब टाइम है इनके असली कैरेक्टर को समझने का, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे बड़ा और बेसिक सवाल, आखिर इनके नाम में एसिड क्यों है? क्या चीज़ इन्हें अम्लीय यानी एसिडिक बनाती है? केमिस्ट्री में एसिड का मतलब ही होता है कोई भी मॉलिक्यूल जो एक प्रोटॉन यानी H+ आयन दान कर सके, डोनेट कर सके। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने OH ग्रुप वाले हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन के तौर पर बड़ी आसानी से छोड़ देता है। तो असली खेल यहाँ है। प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बोक्सिलेट आयन बचता है ना, वो कमाल का स्टेबल होता है। अब सवाल है क्यों? इसका जवाब है रेजोनेंस। ये एक तरह का केमिकल जादू है जिससे वो नेगेटिव चार्ज किसी एक ऑक्सीजन पर टिकने के बजाय दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर बराबर बन जाता है। इसी स्टेबिलिटी की वजह से मॉलिक्यूल खुशी खुशी अपना प्रोटॉन दान कर देता है और यही इनकी एसिडिटी का असली सीक्रेट है। और मज़े की बात यह है कि हम इस एसिडिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये स्लाइड यही दिखाती है। अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स लगे हों तो वो उस नेगेटिव चार्ज को और भी फैला देते हैं, उसे और स्टेबल बना देते हैं। नतीजा, एसिड और भी स्ट्रांग हो जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है, जब इलेक्ट्रॉन धकेलने वाले ग्रुप्स लगे हों, वो आयन को अनस्टेबल कर देते हैं, जिससे एसिड कमज़ोर पड़ जाता है। चलिए अब सारी केमिस्ट्री को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी रोज़ की ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इनकी अहमियत तो सच में हर जगह है। खाने में जो सिरका या नींबू का रस स्वाद लाता है, वहां से लेकर जो नायलॉन के कपड़े हम पहनते हैं उसके धागे तक में ये हैं। दर्द मिटाने वाली एस्पिरिन और यहाँ तक कि हमारे शरीर को बनाने वाले प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी अमीनो एसिड, उन सब की जड़ में कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो अगली बार जब सलाद में सिरका डालें या दर्द के लिए एस्पिरिन लें तो उस छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल मॉलिक्यूल के बारे में ज़रूर सोचिएगा जिसने ये सब मुमकिन किया। ये हमारी दुनिया के असली छुपे हुए आर्किटेक्ट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी चारों तरफ की दुनिया को ध्यान से देखें तो ये मॉलिक्यूल्स हमें और कहाँ-कहाँ अपना कमाल दिखाते